गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने हमारा व्याकरण लेसन ऑलमोस्ट पढ़ के हो गया है। यानी जो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण लेसन है जो फर्स्ट नंबर ऑलमोस्ट पढ़ के हो गया है। थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो करके हम आगे का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ओरली देख लेंगे। अभी हम ओरली देखेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स कंपलसरी नोटबुक में लिखना है। यू शुड कॉपी ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर हिंदी नोटबुक। ओके, इट इज कंपलसरी। स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा हिंदी, मराठी और संस्कृत लिखने के लिए हम देवगिरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज करते हैं। वैसे ही नीचे अगर आपने पेज नंबर 6 पे जो टेबल है बनाया हुआ वो अगर देखा तो आपको दिखेगा कि भाषा और उनकी जो लिपि है, मतलब जो भाषा में जिस कौन सी लिपि यूज होती है उसके नाम वहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बॉक्स, मतलब जो टेबल वहाँ पे बनाया है भाषा और लिपि, ये आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है और ट्राई टू मेमोराइज इट। क्योंकि अगर मैंने भाषाएं दी और डैश करके आपको बोला कि इसकी लिपि आपको लिखनी है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो जो भाषाएं यहाँ पे दी है और उनकी लिपि है वो हम थोड़ा ओरली देख लेंगे। जैसे कि हिंदी है, मैंने 2-3 वीडियो में आपको बोला है हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये तीनों जो लैंग्वेज है, मतलब भाषा है, उनको लिखने के लिए हम एक ही लिपि का यूज करते हैं, वो है देवगिरी। तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के लिए देवगिरी लिपि का यूज होता है, मतलब इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि गुजराती है, जैसे कि पंजाबी है, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं। तो लिखने के लिए उनकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। उर्दू, जो उर्दू के लोग लिखते हैं, तो जो लिपि यूज करते हैं लिखने के लिए उसे पारसी लिपि कहते हैं। मराठी, अगर हम मराठी में, जैसे कि मैंने आपको कहा, मराठी लिखने के लिए हम देवगिरी लिपि का यूज करते हैं। संस्कृत के लिए भी देवगिरी लिपि का यूज होता है। अगर हमने देखा जर्मनी में कौन सी लिपि यूज होती है? रोमन। फ्रेंच में कौन सी होती है? रोमन। अंग्रेजी में कौन सी होती है? रोमन। तो ये तीन जो है आपको नाम याद रखने हैं और एक ही उनकी लिपि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अंग्रेजी रोमन, तमिल तमिली है और मलयालम की भी मलयालमी है। तो ये चार्ट आपको आपके नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद आपको वो मेमोराइज करना है कि कौन सी भाषा के लिए कौन सी लिपि का यूज होता है लिखने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। जैसे कि हम अभी व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट व्हाट इज मीन बाय ग्रामर देखेंगे, तो अभी आपको समझ में आएगा कि व्याकरण पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे कि व्याकरण भाषा को सही लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और इसी नियम को व्याकरण कहते हैं। अगर हमको कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से नियम। जैसे कि पहला नियम है मराठी, संस्कृत और हिंदी लिखने के लिए हम देवगिरी लिपि यूज करते हैं, है ना। तो ये भी नियम ही होगा। अगर मुझे लिखना है, अगर मैंने लिखा है तो हिंदी में सेंटेंस पूरा होने के बाद ऐसे एक लाइन आती है, ये भी एक नियम है। एक नियम हमने अगर फॉलो किया तो व्याकरण है। मराठी में भी आहे, अगर हमने कुछ भी सेंटेंस लिखा कि मैं जेवत आहे, तो हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि वो सेंटेंस पूरा हो गया। तो आपको समझ में आता है कि पूरा सेंटेंस हो गया। तो ये मराठी, हिंदी और संस्कृत लिखने के कुछ नियम हैं और वो नियम ही हमें व्याकरण पढ़ाता है, सिखाता है, और वही एक व्याकरण है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मैं अभी जाकर आई हूँ। जाकर आई हूँ ये सुनकर आपको पता चलेगा कि एक लड़की है। अगर आपको मालूम नहीं है मतलब कौन बोल रहा है, किसने बोला है, किसने लिखा है, तो आपको समझ में आएगा कर रही हूँ, जा रही हूँ, लिख रही हूँ, मतलब एक लड़की है। मैं गया था, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, ये सब लड़के के वर्ड है। मतलब आपको व्याकरण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी समझ में आता है कि लड़की बात कर रही है या लड़का बात कर रहा है।
फिर अगर मैंने कहा कि मैं जाके आई थी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्य हो गया है पहले से ही, मतलब पहले कार्य होने के बाद हम गई थी ये यूज करते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं जाने वाली हूँ यानी आपको नहीं मालूम कब जाना है और मुझे नहीं मालूम कब जाना है, मतलब वो कार्य अभी होने का बाकी है। मैं अब जा रही हूँ मतलब ऑन द वे, मैं जा रही हूँ, इसका मतलब अभी ये कार्य चालू है। तो ये जब आपको सेंटेंस सुनने के बाद पता चलता है कि वो कार्य हो गया है या नहीं हुआ है या होने वाला है, ये सब आपको व्याकरण की वजह से ही समझ में आता है। तो आपको हिंदी मराठी लिखने के लिए और पढ़ने के लिए व्याकरण बहुत आवश्यकता है, व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है। और जैसे कि बोलने अगर आपने कहा कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, लेकिन बोलने के लिए भी व्याकरण उतना ही जरूरी है। तो अभी आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मीन बाय ग्रामर। ओके, हिंदी में आगे देखेंगे। भाषा का लिखित रूप सही होगा तभी यह समझे और पढ़ा जा सकता है। अगर हमने लिखित भाषा मतलब सही तरीके से लिखा होगा ग्रामर यूज करके, पास्ट फ्यूचर जैसे कि हम कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे ही हिंदी में होता है कि कार्य हुआ था, हो रहा है या होने वाला है। ये अगर हमने अच्छी तरीके से लिखा तो आगे जाके जो पढ़ने वाला इंसान है उसको समझ में आएगा कि आपका कार्य हो गया है, आप कार्य कर रहे हो या आपका कार्य होने का बाकी है, आप करने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये अगर आपको व्याकरण के नियम अगर पता होंगे अच्छी तरीके से तो आप अच्छा लिख पाओगे और आप अच्छा पढ़ पाओगे। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आगे जाके जो पढ़ने वाला इंसान है उसको अच्छे तरीके से आपका मैसेज समझ में आएगा। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का सही रूप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, वो मतलब रूप है कि जैसे मैंने कहा है सेंटेंस, उसका होने वाला है, हो रहा है या होगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको व्याकरण पता होगा कि ये भविष्य काल है, वर्तमान काल है या भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल यानी हो गया है, वर्तमान यानी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल मतलब चालू है। और भविष्य काल मैं कल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, ये हो गया भविष्य, मतलब मैं करने वाली हूँ। भविष्य आप मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं करने वाली हूँ, तो ये हो गया। तो आपको टेंस मालूम होने चाहिए हिंदी के भी मराठी के भी। ठीक है, आगे भाषा में वर्ण, शब्द, पद, वाक्य सभी रूप निश्चित होते हैं। जैसे कि भाषा में वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिला के जब हम अच्छे तरीके से उसको लिखते हैं तो वो एक वर्णमाला बनती है। जैसे कि ये फूल है, ठीक है, ये सारे क्या है, सिर्फ फूल है, लेकिन मैंने उनको इन फूलों को अच्छी तरीके से एक धागे में बांध लिया तो ये क्या बनती है, एक माला बनती है। ठीक है ना, फूलों की माला। पहले तो ये बिखरे फूल थे, हम सिर्फ उसे फूल कहते हैं। अगर फूल पड़े हैं तो हमें उसे माला कहते हैं क्या, नहीं, हम उसे सिर्फ फूल ही कहते हैं। लेकिन जब ये फूल इकट्ठा एक धागे में बंध जाते हैं तब उसे माला कहते हैं। वैसे ही अगर मैंने ऐसे कुछ भी लिखा तो ये सिर्फ लेटर है ना, अक्षर है। जब मैं इनको अच्छी तरीके से, जैसे अ आई स्वर और व्यंजन है, अ के बाद आ के बाद ई, क के बाद ख, ऐसे अच्छी तरीके से लिखा, जैसे उनका क्रम है व्यवस्थित रूप में, तो इन्हें कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, जो मुंह से आवाज आती है, जो मैं अभी बात कर रही हूँ आपको, स्वर और व्यंजन को लेके एक शब्द बनता है, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, ये पूरे अ से न्य तक जब इकट्ठा हम व्यवस्थित क्रम के अनुसार लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। पद, वाक्य, पद यानी कुछ लिखा हुआ, कविता हो, कविता नहीं, कहानी हो या किसी के बारे में ग्रंथ हो वैसे। और वाक्य यानी सेंटेंस, जो
मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा चुकी हूँ, ये सेंटेंस है उसके रूप निश्चित होते हैं जब हमको ग्रामर पता होगा, जब हमको ये व्याकरण पता होगा। जैसे कि मोहन जा रही है, तो ये सही है क्या आंसर सेंटेंस? नहीं। माँ खाना पका रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? नहीं। तो कैसे होने चाहिए दो सेंटेंस? मोहन जा रहा है और माँ खाना पका रही है, तो ये सही है क्योंकि हमको मालूम है लड़के को क्या कहना है, लड़की को क्या कहना है, तो इसे ही व्याकरण कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने पहले ही पढ़ा है कि भाषा क्या है, बोली किसे कहते हैं, लिपि क्या है, और आज हमने कौन से भाषा की कौन सी लिपि है वो भी पढ़ा है। और आज हमने पढ़ा व्हाट इज मीन बाय ग्रामर, मतलब व्याकरण क्या है हिंदी में और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ये डेली लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।